हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में। आज है 14 अगस्त और आज से एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन सी गलतियां हैं जो हर साल बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से उनके लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और उनको एक है जो उनकी सीट मिलनी चाहिए था, उन सीट भी नहीं मिल पाती, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर पाएं। काउंसलर के चक्कर में जाएंगे 50,000 25,000 रुपए ले लेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा कि आपका कहीं ना कहीं एक मेडिकल सीट जो आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। तो इन चीजों के चक्कर में मत फंसिएगा और मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि कैसे काउंसलिंग करनी है ताकि आप अपनी काउंसलिंग खुद कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि कैसे होगा काउंसलिंग और कहां पे होगा। तो काउंसलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर mcc.nic.in। जब यहां पे आप जाएंगे तो आपको एक दिखेगा यूजी मेडिकल सेक्शन। इस यूजी मेडिकल सेक्शन में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे अभी तो नहीं दिख रहा है आपको, शाम तक अभी आज लगभग 12 नून हो रहा है, लगभग 12 बज रहे हैं, लगभग 5 से 6 बजे के आसपास है ये साइट चालू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो जाएगा। यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका पूरा आ जाएगा कि आपका रोल नंबर कितना है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सारी चीजों के बारे में आपको फिल करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी उसकी बात करते हैं, साथ में आप किसके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इस काउंसलिंग के थ्रू, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है वो लेना है एम्स में। अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं, जितने भी एम्स है, किसके द्वारा एडमिशन होगा, इसी एमसीसी के काउंसलिंग के द्वारा। अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली कोटा के स्टूडेंट है, दिल्ली से आपने 10th 12th किया है, तो भी आपको किससे जाना होगा, आपको एमसीसी काउंसलिंग से जाना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है, चाहे बीएचयू की बात करें, चाहे एमयू की बात करें, चाहे जामिया की बात करें, सारे एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही भरे जाते हैं। साथ में जिपमर और एफएमसी, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहां पे नीचे आएगा कि आप जिपमर के लिए जाना चाहते हैं तो जिपमर पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप एफएमसी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एफएमसी पे टिक करना पड़ेगा। आप पूरा कॉलेज भरेंगे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, लेकिन अगर एफएमसी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल टिक करना पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट कोटा की जितनी 15% सीटें हैं सभी में एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होगा। और किसमें, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी किसके थ्रू जाना होगा, एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू। सर मुझे यूपी के किसी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या मुझे एमसीसी की काउंसलिंग कराना जरूरी है क्या? नहीं, एमसीसी की काउंसलिंग आपको नहीं कराना है। आपको स्टेट काउंसलिंग के, जिस स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है उसके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एमसीसी की काउंसलिंग में आप को नहीं जाना है। एमसीसी की काउंसलिंग से केवल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है। ईएसआईसी कोटा के जितने स्टूडेंट हैं उनको भी इसी के थ्रू जाना है, एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू। और दो जो आईपीयू के कॉलेज हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, उनको भी इसी काउंसलिंग से थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। ये तो बात हो गई आपकी कौन कौन के कॉलेज में एडमिशन आपको लेना है इस एमसीसी की काउंसलिंग में। तो अगर आप इन कॉलेज में जाना चाहते हैं और आपका रैंक है तो आज आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो आप जब स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब वहां पे आप पार्टिसिपेट करिएगा। अब आगे बात करते हैं, सर मुझे एमसीसी की काउंसलिंग में नहीं बैठना है लेकिन मैं स्टेट की काउंसलिंग, मेरा रैंक स्टेट के वाइज है और मुझे लगता है कि स्टेट में मिल जाएगा, तो क्या एमसीसी की काउंसलिंग करना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, एमसीसी को छोड़ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें करना है और इसमें नहीं करना है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि कितनी फीस लगने वाली है। तो फीस जो आपकी होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और 10,000 रुपए फीस लगेगी जो कि रिफंडेबल होगी। 1,000 रुपए का नॉन रिफंडेबल है और 10,000 रुपए का रिफंडेबल फीस है। टोटल 11,000 रुपए किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए होने वाली है।
जनरल कैटेगरी की फीस है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, एनपीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस होने वाला वो 500 रुपए होने वाला है। एंड आपका जो रिफंडेबल फीस, सिक्योरिटी फीस होने वाली है वो 5,000 रुपए होने वाली है। किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो फीस होने वाली है वो 2 लाख रुपए होने वाली है। 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, साथ में 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी मनी वो अलग हो जाएगा। ये किसके लिए केवल है? केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। तो इतना किसके लिए फीस है? ये आपका जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी, एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। अब तो बात हो गई फीस की। अब हम आते हैं जो कल आपका ब्राउज़र रिलीज हुआ है एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर, उस ब्राउज़र में क्या क्या बातें हैं और उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये किसके किसके लिए है? आपका नीट यूजी 2024, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ये इसके थ्रू मिलने वाला है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहला क्या आपका है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे, all questions seems counseling are mandatory in the nature and not optional. Candidate are advised to go through these important question. Candidate have read the agree accepted as same of the counseling and term of the condition counseling scheme for NEET 2024. Counseling on the completing the online submission of the application registration form. सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। जो ईमेल आईडी होने वाली है वो कौन सी ईमेल आईडी होगी? जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त यूज किया था वही सेम ईमेल आईडी होनी चाहिए। साथ में आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो भी सेम वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने नीट यूजी का फॉर्म भरते वक्त यूज किया था, क्योंकि जितने आपके ओटीपी हैं सारे इंफॉर्मेशन उसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको आने वाले हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है या जो भी आएगा ओटीपी आएगा सब कुछ उसी पे आएगा। फिर आगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट कोटा की होता है। कोटा आप सभी को पता है 50%, 40% कोटा रिजर्व होता है। एंड आते हैं आपका काउंसलिंग का शेड्यूल, कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है, इसी में सब कुछ है। अगर आप इसको समझ लिए तो आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकते हैं। आपको किसी काउंसलर को 50,000 25,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक गाइडेंस की जरूरत है, वो गाइडेंस हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप अपना प्रोसेस खुद कर सकते हैं, उसमें गलती होने के चांस कम है। साथ में जो जहां पे आपका स्कैम होता है उस स्कैम के बारे में भी बात करूंगा कि आखिर कैसे जो काउंसलर होते हैं वो आपके साथ स्कैम कर लेते हैं या जिस साइबर कैफे पे आप करवाते हैं वो आपके साथ स्कैम कर लेते हैं, उससे आपको बचना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग कैसे करना उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग कहां पे करना है? mcc.nic.in पे करना है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ द फीस है, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ द चॉइस है, व्यू, मॉडिफाई एंड लॉक चॉइस है, प्रोसेस ऑफ द रिजल्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी? सबसे पहले आपका राउंड 1 का सीट अलॉटेड हुआ। आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया, फीस पेमेंट किया। फीस पेमेंट करने के बाद सिक्योरिटी मनी जो होता है सिक्योरिटी मनी पेमेंट किया आपने। उसके बाद आपने चॉइस लॉक किया, चॉइस फिल किया, फिर चॉइस लॉक किया। चॉइस लॉक करना जरूरी है। देन आपका क्या होगा? प्रोसेस ऑफ रिजल्ट आएगा। मैंने बात किया था कि सबसे पहले आपका 14 तारीख से 20 तारीख तक आपका चलेगा काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका 1 दिन का समय मिलेगा उसको प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस जब होगा तो उसके बाद क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा कि आपको ये सीट अलॉट हो गया है। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ? फर्स्ट राउंड सीट, राउंड 1 में सीट आपको अगर अलॉट हो गया, यस अलॉट हो गया, रिपोर्ट टू दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट दी एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आपको जो स्कूल मिला है, जो कॉलेज मिला है, आप उस पे जाइए और अपना जो एडमिशन फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन है, वो सब कुछ वहां पे करवाइए। अगर आप वहां पे जाते हैं और अपना कॉलेज लेते हैं, कॉलेज ले लिया, विलिंगनेस फॉर दी अपग्रेडिंग टू दी राउंड 2, और आपको लगता है कि मुझे कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है
तो आप किसके लिए जा सकते हैं, विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द राउंड 2, तो आप अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, यहां से आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज पे, मान लेना कोई कॉलेज मिला, आप वहां पे विजिट ही नहीं किए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फ्री एग्जिट हो जाएगा, आप फ्री एग्जिट कर गए। अब यहाँ पे आपका जो पैसा होगा वो वापस आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, अब अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, यहाँ पे तो कॉलेज मिल गया था, आपने गया रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या हुआ, आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2 स्टार्ट। जब राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा, सारे रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, सारे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 का भी डिटेल आपको एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि राउंड 2 कब से कब चलेगा, राउंड 3 कब से चलेगा, या राउंड 4 आपका कब से कब चलेगा। तो राउंड 2 जब स्टार्ट होगा, आफ्टर दी राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2, नए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। क्या सर, मुझे पहले राउंड में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, मुझे कॉलेज नहीं मिला, क्या मुझे जब सेकंड राउंड फिर से स्टार्ट होगा, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, सिक्योरिटी मनी देनी होगी? नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन मनी नहीं देना होगा। किसको करना होगा फिर से रजिस्ट्रेशन? जो पहली बार कर रहा है, जिसने पहले राउंड में नहीं किया था, उसको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, सिक्योरिटी मनी देनी होगी। न्यू कैंडिडेट एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट फॉर द राउंड 1 आर एलिजिबल। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। और किसको करना होगा? जिसने फ्री एग्जिट ले लिया था, जो कॉलेज पे विजिट ही नहीं किया था, उसको भी क्या करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका जो ये वाला जो पैसा है, ये आपका वापस आ जाएगा। फिर से आपको फिर से यहाँ पे नया पैसा देना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया सिक्योरिटी मनी देनी होगी। अब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब राउंड 2 स्टार्ट हुआ, यहां से राउंड 2 स्टार्ट हो गया, यहां से राउंड 2 विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ राउंड 2। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे, अपग्रेड करने के लिए आप कॉलेज के ऊपर जाएंगे, जहां पे जो भी कॉलेज आपको मिला होगा वहां पे बताएंगे कि सर मैं जा रहा हूं अपग्रेड करने, मुझे दूसरा कॉलेज लेना है। तो वहां से आपको एक एनओसी मिल जाएगी, एनओसी मिल जाएगी, आप अपग्रेडेशन के लिए जाइएगा। अपग्रेडेशन में क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर दी राउंड 2। आपने जो पहले राउंड में चॉइस फिलिंग किया था, जहां पे आपको कॉलेज मिला था, अब वो चॉइस आपका खत्म हो जाएगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आपको एक नया फिर से चॉइस फिल करना होगा। और चॉइस फिल करते वक्त ध्यान दीजिएगा, आपको जितने, मान लेना कोई 23rd नंबर का कॉलेज मिल गया है, अब आप जब चॉइस फिल करेगा तो जो 22nd नंबर के ऊपर वाले कॉलेज हैं उनको पहले रखिएगा, क्योंकि उससे ही कॉलेज आपको अच्छा मिलने वाला है। बाकी के नीचे वाले कॉलेज तो ऑलरेडी आपको नहीं मिलने, मिल जाएंगे आसानी से, तो आपको अच्छे वाले कॉलेज भरने हैं। तो यहाँ पे राउंड 2 की बात करते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2। यहाँ पे राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और चॉइस फिल होगा। राउंड 1 चॉइस विल बी ट्रीटेड एज दी नल एंड वाइड। जो चॉइस राउंड 1 में आपने चॉइस फिल किया था, अब वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी। अब फ्रेश चॉइस फिल आप करेंगे तो क्या होगा, यहां से सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट हो गया। अब सेकंड राउंड का जब सीट अलॉटमेंट होगा तो क्या, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम द राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए गया है और आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया है, तो आपको जो पहले वाला कॉलेज मिला था वो आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। आपको सेकंड वाले कॉलेज में जाना होगा एंड ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन द राउंड 2 कॉलेज। राउंड 2 वाला कॉलेज आपको ज्वाइन करना होगा, अलॉटेड कॉलेज। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगर राउंड 2 में आपको सीट नहीं अलॉट हुआ तो क्या होगा, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू दी पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड अनाउंसमेंट। आप अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप अगले राउंड में, राउंड 3 में, राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अगर आपको कॉलेज मिल गया है, सीट अलॉटेड इन द राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे आपने क्या किया, सीट अलॉटेड इन द राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड एंड जो नॉट ज्वाइंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। मतलब क्या हुआ, अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला
और आप वहां पे विजिट नहीं किए, वहां पे ज्वाइन नहीं किए, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा, आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी, साथ में कॉलेज सीट तो जाएगी ही। तो यहाँ पे ध्यान रखना, राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, केवल राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। और रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। कह रहा है कि अगर आप राउंड 2 में जाते हैं, कैंपस में विजिट करते हैं और वहां पे एडमिशन करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहां से कैन नॉट रिजाइन, आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं लेकिन रिजाइन नहीं कर सकते हैं। विलिंगनेस टू दी अपग्रेड फॉर दी राउंड 3, अब ये राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अब फिर क्या होगा आपका, अगर राउंड 2 में आपको नहीं मिला तो यहां से आप एग्जिट कर जाएंगे, राउंड 2 से एग्जिट कर गए, आप राउंड 3 में इंटर करिएगा। अब राउंड 3 में क्या होगा, राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 में आइएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर द राउंड 2, राउंड 3 कैंडिडेट। अब किसके लिए होगा, राउंड 3 जब यहां से स्टार्ट होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फिर से शुरू होगी। कौन नहीं करेगा, राउंड 2 चॉइस विल बी ट्रीटेड नल एंड वैलिड। जो राउंड 2 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनको अब राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनको केवल चॉइस फिलिंग करने की अब यहां पे जरूरत है। अगर यहां से आपको कॉलेज मिल गया, राउंड 3 सीट अलॉटेड, राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो गया, सीट अलॉटेड, रिपोर्टेड टू दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आप गए कॉलेज में, जो आपको अलॉट हुआ है वहां पे एडमिशन फॉर्मेलिटीज लिए और वहां पे पूरा किया, आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट टू रिलीव फ्रॉम द राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 कॉलेज। अगर आपने अपग्रेडेशन के राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए गए थे तो आपका राउंड 2 वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड राउंड 3 आपको अलॉट हो जाएगा। ये आपका अपग्रेडेशन वाला है। और ज्वाइन सीट आपको जो मिला था आप ज्वाइन करिएगा। वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अगर आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं राउंड 3 में, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रिजाइन नहीं कर सकते हैं। वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेडेड एंड रिजाइन। आप अपग्रेडेशन के लिए भी नहीं जा सकते कि चौथे राउंड में हम अपग्रेड कर लेंगे, हो सकता है मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाए। राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं होता है यहाँ पे। फिर राउंड 3 सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन। राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो क्या होगा, एग्जिट फिफ्थ है for fatigue and the elimination cannot participate in the further round of the counseling। अगर आप राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिला है और आप काउंसलिंग वहां पे कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको फर्दर राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात आ जाती है, अगर कोई बच्चा है जो राउंड 3 में कॉलेज उसको मिला है और उसने ज्वाइन नहीं किया है, वो क्या सोचे कि मैं जाके स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि अगर किसी ने राउंड 3 में उसको कॉलेज मिला है और ज्वाइन नहीं किया है तो स्टेट काउंसिलिंग से भी बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अगर किसी को राउंड 3 में काउंसिलिंग में कॉलेज मिला है और वो नहीं लेता है, सोचता कि मैं जाके राउंड 3 में स्टेट से ले लूंगा, तो स्टेट काउंसिलिंग से उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर क्या होगा, एलिजिबल फॉर द राउंड 4th। अब यहाँ पे अगर आपको कॉलेज राउंड 3 में भी नहीं मिला तो आप राउंड 4 के लिए फिर से एलिजिबल रहेंगे, राउंड 4 में जा सकते हैं। फिर राउंड 4 कौन सा होगा, स्टे राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फिर से स्टार्ट होगा और यहाँ पे सीट अलॉट होगा। अलॉटेड है बट नॉट ज्वाइन। अगर आपको सीट अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, फॉर फैटीज फॉर दी फीस है डिबार्ट है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन। अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, आपको मिला था लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा नीट एग्जामिनेशन से, नीट से ही बैन कर दिया जाएगा। वहीं अगर आपको मिल गया ज्वाइन एंड सीट कॉलेज वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट बी रिजाइन, आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका नोटिस है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड, जो आप ईमेल एड्रेस सबमिट करेंगे एंड मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, सबमिटेड बाय कैंडिडेट है दैट in the online application form of the NTA is used for the registration of the MCC portal for the counseling। आपने जो नीट यूजी का फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी का यूज किया था, जिस मोबाइल नंबर का यूज किया था उसी का यूज करिएगा। साथ में ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी एमसीसी आर DGHAS है, कहां पे प्रोवाइड होगा, उसी ईमेल पे प्रोवाइड होगा, जितने ओटीपी जाएंगे उसी ईमेल पे जाएंगे। एंड रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस है एसएमएस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। Any complaint with the regard to the change in the registered mobile number or the email address shall not be entertained by the MCC of the DGHS। किसी भी कीमत पे मोबाइल नंबर में चेंज, ईमेल आईडी में चेंज यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी भी कीमत पे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज ए लैपटॉप और कंप्यूटर अलॉन्ग विद द लेटेस्ट रजिस्टर्ड वर्जन। यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप मोबाइल यूज करना है ताकि वहां पे ग्लिच ना आए, ग्लिच आएगा तो आपका प्रोसेस बीच में अगर अटक गया तो पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जहां भी रजिस्ट्रेशन करवाएं ध्यान रखिएगा नेम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही हो। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, 5 दिनों का 6 दिनों का समय है, तो आप सबसे पहले इस पूरे ब्राउजर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप किसी भी साइबर कैफे पे करवा रहे हैं तो वहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा। साइबर कैफे वाले बहुत गलती करते हैं, हर साल कंप्लेन आती है बच्चों की कि सर मेरा नाम गलत हो गया है जिसकी वजह से अब मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, मेरा नंबर गलत हो गया उसकी वजह से प्रोसेस अब अटक गया, ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप में कहीं गलती हुई तो पूरा आपका मेहनत खराब हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वालिफाइड and eligible candidate are required to register the MCC website mcc.nic.in, वहां पे आपको रजिस्टर करना है। कैंडिडेट टू एडवाइज टू डाउनलोड दी संदेश ऐप फॉर दी ओटीपी ऑन, अगर आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा तो आप गवर्नमेंट का एक पोर्टल है संदेश ऐप है, उस संदेश ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। उसी संदेश ऐप पे आपका जितने वो आपके ओटीपी हैं तुरंत आपको मिल जाएंगे। रजिस्टर्ड योर फोन नंबर है, उसको किसके साथ रजिस्टर करना है, जो आपने फोन नंबर आप यूज किया था उसी फोन नंबर से यूज आपको रजिस्टर करना है संदेश ऐप को भी। इट आल्सो मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू फिजिकली रिपोर्ट एट द कॉलेज along with the original document so as to confirm the allotted seat। अब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज पे फिजिकली जाके आपको अटेंड करना होगा और वहां पे जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको दिखाना होगी, अच्छा मैं ही हूं, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरे ओरिजिनल मार्कशीट है। नो अदर पर्सन प्लेस इन द कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट फॉर द टेकिंग एडमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट। अब यहीं पे सारा स्कैम होता है। काउंसलर क्या कहते हैं कि मैं आपका सारा प्रोसेस करवा दूंगा, आपसे पैसा ले लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कहते हैं कि मैं कॉलेज पे सबमिट कर दूंगा। कभी मत करिएगा, ऐसे स्कैम में मत फंसिएगा, क्योंकि आपको ही विजिट करना, दूसरा आपके जगह पे कोई नहीं जा सकता है, आपको ही जाना होगा, आप ही को एडमिशन लेना होगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड स्कैम आपके साथ कहां पे होता है, यहां पे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन which will be include payment of the non-refundable registration fees and refundable security to be refund only the account which payment has been made। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आप रिफंडेड ओनली बी अकाउंट फ्रॉम द पेमेंट हैज बीन मेड। जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट वहीं पे वापस आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। अब मैं बताता हूं यहाँ पे आपके साथ स्कैम कहाँ पे होता है। जब भी आप काउंसलिंग में जाते हैं तो जितने भी लोग क्या करते हैं, किसी काउंसलर से काउंसलिंग करवाते हैं या किसी साइबर कैफे से काउंसलिंग करवाते हैं, तो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, अपने अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। तो आपको उनके अकाउंट से पेमेंट नहीं करना है, किसके अकाउंट से पेमेंट करना है, या तो अपने सेल्फ से या फिर पेरेंट के अकाउंट से या पेरेंट के अकाउंट से, अपने भाई बहन के अकाउंट से करिएगा। जो आपके क्या हो, आपका
जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, या फिर किसी ऐसे जो आपको पता हो कि हाँ ये मेरा पैसा वापस कर देगा। हर साल ऐसे हजारों बच्चों की कंप्लेन आते हैं कि भैया मेरा नाम आया था रिफंड में, साइबर कैफे वाले के पास गया, साइबर कैफे वाले ने कहा कि आपका रिफंड नहीं आया। तो क्यों बताएगा भाई आपका रिफंड आया है? उसको 2 लाख रुपए मिल गए, 30,000 रुपए मिल गए, आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिया था वो अलग दिया था, 30,000 उसको अलग मिल गया। अब वो क्यों आपको बताएगा कि मेरा आपका पैसा आया है? तो इस चीज से जरूर बचिएगा। आपको किससे पेमेंट करना है, सेल्फ से करना है या अपने पेरेंट के अकाउंट से करना है या अपने भाई बहन के अकाउंट से करना है या किसी ऐसे अकाउंट से करना है जो जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हो। ये तो बात हो गई। सेकंड, आपको कौन सी, मैंने शुरू में बात किया था कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आएगा, ऑप्शन आएगा, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से बचिएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हर साल, पिछले साल ऐसा देखा गया है कि बहुत जितने बच्चों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था उन सारे बच्चों का पेमेंट रिफंड नहीं आया। जिन बच्चों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था उनका रिफंड नहीं आया। तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से बचिएगा। आप डेबिट कार्ड यूज करिए, आप यूपीआई का यूज करिए, आप आरटीजीएस करिए, नेट बैंकिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से बचिएगा। पिछले साल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का पेमेंट वापस नहीं आया, रिफंड नहीं आया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट आपको जरूर ध्यान देना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का फॉर्म चाहिए, नीट का रिजल्ट चाहिए, साथ में सीट अलॉटमेंट हो तो जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा तब चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में आपका 2 ईडब्ल्यूएस बनते हैं। एक आपका स्टेट बनता है, स्टेट का ईडब्ल्यूएस बनता है, और एक आपका सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनता है, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनता है। तो अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट का ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए, आपको सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस चाहिए। ये कहां पे बनेगा? ये भी आपके तहसील पे बनेगा। वहां पे तहसीलदार लेखपाल आपको मना कर देगा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन आप बताइएगा कि मुझे सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस चाहिए, यही आपका यूज होगा वहां पे। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ में और क्या चाहिए? 8 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए, 12 का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तब चाहिए जब आप यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमसीसी में नहीं चाहिए। साथ में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। और जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बात करें, चाहे आप ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी सर्टिफिकेट की बात करें, ये कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। आप अभी अपना सर्टिफिकेट निकालिए और देख लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का है कि नहीं है। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ जगह पे आपको डाउट होगा, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट का हेल्प ले सकते हैं। इस पे आप मैसेज करिए। इसकी जो फीस है बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस है 1499। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आप पेमेंट करिए, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर सपोर्ट मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाने हैं, कंप्लीट कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहां पे बनेगा, सब कुछ है यहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर इस पे विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होता है मैं आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।